नमस्कार, स्वदेश एजेंडा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। एजेंडा में आज बात बिहार में हो रहे वोटर वेरिफिकेशन के विरोध में मचे सियासी घमासान की। बिहार विधानसभा के तीसरे दिन सदन में जो कुछ हुआ उसने लोकतंत्र के मंदिर की मर्यादा पर सवाल खड़े कर दिए। वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन के मुद्दे पर पक्ष और विपक्ष के बीच जबरदस्त टकराव देखने को मिला, लेकिन इसी बीच एक ऐसा बयान आया जिसने सदन को शर्मसार कर दिया। स्पीकर की डांट, विधायक के बिगड़े बोल और फिर स्पीकर का सदन छोड़कर चले जाना। वहीं दूसरी ओर संसद के अंदर और बाहर भी इसी मुद्दे पर हंगामा बरपा। क्या है पूरा मामला और क्यों ये मुद्दा सियासत का सबसे बड़ा समर बन गया और उस पर अब सियासी गदर शुरू हो गया है? विस्तार से करेंगे चर्चा, उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। और आपके कहने पर मैंने सभी दलों के नेताओं को बोलने के लिए सोचा है, इसलिए आप थोड़ा संक्षेप करेंगे तो बाकी लोगों को मौका मिल पाएगा। नहीं, आपकी बहुत कृपा महोदय। वीरेंद्र जी, चुनाव में रहिए आप। नहीं, ये गलत बात है, ये गलत बात है। बैठिए आप। वीरेंद्र जी, निकाल बाहर करेंगे आपको हम। अगर आप मना करिए तो निकाल बाहर करेंगे हम। ये तरीका नहीं है। ये तरीका हो सकता है क्या? ये कौन तरीका हो सकता है? और चुनाव आयोग कौन होता है नागरिकता साबित करने वाला? ये काम भारत सरकार और गृह मंत्रालय का काम है। चुनाव आयोग का काम है निष्पक्ष चुनाव कराना। कहीं कोई कानून में अगर लिखा हो कि नागरिकता की बात है। यहाँ दो उप मुख्यमंत्री बैठे, दोनों उप मुख्यमंत्री सूत्र के हवाले से बयानबाजी शुरू कर दिए कि बांग्लादेशी आ गया, नेपाली आ गया, म्यांमार का आ गया। कल परसों ही सुन तो लो भैया, पर एक मिनट अध्यक्ष महोदय, सूत्र को क्या कहते हैं और सूत्र पर ही तो ये सारी बात कर रहे हैं। यानी सूत्र पर बैठो ना भाई, ये जनता को भरमाने का खेल बंद करें। अध्यक्ष महोदय, अभी दूध का दूध, पानी का पानी हम कर देते हैं। अभी सुनो भाई, बीजेपी के 52,986 पंजीकृत बीएलए ने कभी भी विदेशी नागरिकों के मामले चुनाव आयोग के सामने नहीं उठाए। बीएलए आपको जो इस संबंध में कहना कहिए ना, ये आरोप प्रत्यारोप का जगह नहीं भैया। अरे काहे के लिए बोल रहे हो? जब उम्र तुम्हारा कम था, तुम्हारे पिताजी 7 साल मंत्री थे और उसमें तुम्हारी माता 7 फिर मंत्री रही, आज तुम मुख्यमंत्री रहे। और उसके बाद क्या उस समय की स्थिति है? अगर चाहोगे तो पहले क्या था और उसके बाद से जब 20 साल हुआ, हम तो 9 महीना नहीं भी रहे, हमने दूसरे को दे दिया। और सारा का सारा बीच में 1.5 साल आप लोगों को भी किया, लेकिन आप लोग भी ठीक नहीं कर रहे थे तो छोड़ दिया। अब हम लोग जो साथ में रहे शुरू से, अब उन्हीं के साथ सब दिन रहेंगे। बिहार विधानसभा के मानसून सत्र के तीसरे दिन भी वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन को लेकर सदन में पक्ष और विपक्ष के बीच जमकर तकरार हुई, लेकिन इस बार पलटवार के बीच एक विवादित बयान ने पूरे सदन को हिला दिया। जब स्पीकर नंदकिशोर यादव ने तेजस्वी यादव से संबोधन छोटा रखने को कहा, तब आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र भड़क उठे और गुस्से में बोल गए, किसी के बाप का है क्या सदन? वीरेंद्र जी, चुनाव में रहिए आप। इस बयान से स्पीकर गुस्सा गए और सदन का माहौल गर्मा गया। स्पीकर ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से माफी मंगवाने को कहा, लेकिन जब बात आगे नहीं बढ़ी तो स्पीकर सदन छोड़कर चले गए। क्षमा मंगवाइए, नेता विरोधी क्षमा मंगवाइए तब होगा, नहीं तो हाउस नहीं चलेगा। आप क्षमा मंगवाइए पहले, नहीं ये शब्द नहीं चलेगा। नहीं, क्षमा मंगवाइए। आप पहले खेत पलट कराइए, आपको बोलने का अवसर देंगे। नहीं, ये नहीं होगा। अब सदन की कार्रवाई स्थगित की जाती है। उधर बिहार वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन के रण पर दिल्ली में भी गदर देखने को मिला। ये संसद के बाहर की तस्वीरें हैं, जहां विपक्षी सदस्य बिहार में वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन के विरोध में सरकार के खिलाफ हल्ला बोल कर रहे हैं। ऐसा ही नजारा
मानसून सत्र के तीसरे दिन लोकसभा के अंदर भी देखने को मिला, जहां विपक्षी सांसदों ने वेल में जाकर जोरदार नारेबाजी की, तख्तियां दिखाई और आसन के सामने काला गमछा भी लहराया। सदन में गतिरोध को देखते हुए आसंदी ने पहले 12 बजे, फिर 2 बजे और बाद में कल तक के लिए सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी। जाइए अपनी सीट पर। सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। उधर राज्यसभा में भी वोटर लिस्ट पुनरीक्षण का मुद्दा छाया रहा। सदन की कार्यवाही 12 बजे शुरू हुई, लेकिन सदस्यों के हंगामे के कारण कार्यवाही पहले 2 बजे फिर दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। issue which is as important, सिर्फ 52 लाख की बात नहीं है, सिर्फ बिहार की बात नहीं है। महाराष्ट्र में इन्होंने चीटिंग की। हमने सवाल पूछे इलेक्शन कमीशन से, वोटर लिस्ट दिखाइए। इन्होंने वोटर लिस्ट नहीं दिखाई। हमने कहा कि वीडियोग्राफी दिखा दीजिए, वीडियोग्राफी का कानून बदल दिया। 1 करोड़ नए वोटर्स आए थे महाराष्ट्र में और इलेक्शन चोरी किया। ठीक है, कर्नाटक में हमने रिसर्च की है थोड़ी। कर्नाटक में हमने भयंकर चोरी पकड़ी है। मैं ब्लैक एंड व्हाइट में आपको दिखाऊंगा, इलेक्शन कमीशन को दिखाऊंगा। नहीं, अब इनको समझ आ गई बात। ठीक है, और अब इन्होंने क्या किया है कि अब हम बिहार का पूरा सिस्टम नए तरीके से करेंगे, वोटर डिलीट करेंगे और नए तरीके से वोटर लिस्ट लाएंगे। हिंदुस्तान में इलेक्शन चोरी किए जा रहे हैं, ये रियलिटी है हिंदुस्तान की। नहीं, सीधी बात है, जो कहना है वो यहाँ कह रहे हैं, न्यायालय में कहेंगे और ये कहेंगे किसी पार्टी के इशारे पे जब इस प्रकार की बेदखली की परियोजना चलाते हैं तो इतिहास भुगतेगा, लोकतंत्र लहूलुहान होगा। सत्ता पक्ष प्रवक्ता हो गया क्या चुनाव आयोग का? इसी से तो कह रहा हूँ, ये देखिए मोसेरे भाई फलाना फलाना। कहीं ना कहीं इसमें सरकार की भी साजिश लग रही है कि कहा अपने आप को वो पिछड़ता हुआ महसूस कर रही है बिहार में। मेरा ये पूरी तरह से मानना है कि ये सरकार ना एसआईआर पे बात करना चाहती है, ना पहलगाम की घटना पे बात करना चाहती है कि इंटेलिजेंस फेलियर क्यों हुआ, हमारे देशवासियों ने जान क्यों गंवाई, और ना ही ये ऑपरेशन सिंदूर पे, क्योंकि इतना इम्पोर्टेंट मुद्दा था और जहां ऑपरेशन सिंदूर से लेके पहलगाम तक बात शुरू हो जानी चाहिए थी संसद के अंदर। तो कहीं ना कहीं इस सब चीजों को छुपाने के लिए ये इस तरह का टारगेट बनाते हुए काम कर रहे हैं। विपक्ष के इस रवैये पर सरकार ने जोरदार पलटवार किया। सरकार की तरफ से कहा गया कि विपक्ष सदन में अराजकता फैला रहा है, स्पीकर द्वारा तय नियमों का दादागिरी से उल्लंघन कर रहा है। बिहार में भी कल गुंडागर्दी हुआ विधानसभा के अंदर, यहाँ भी ये अराजकता फैला रहे हैं, आने वाले सांसदों को रोक रहे हैं, उनके द्वार पे खड़े हैं। क्या मैं पूछना चाहता हूँ कि सारे चीज जब सामने में है, मृतक के बदले कोई मृतक तो अब वोट डालने आएंगे नहीं, तो उसमें क्या आपत्ति है? क्या जो बाहर शिफ्ट हो गए हैं उनमें क्या आपत्ति है? क्या जो भारत के नागरिक नहीं है उनको वोट डालने दिया जाए? ये जानबूझ करके भ्रम और अराजकता फैलाने की कोशिश विपक्ष कर रहा है। इंडिया ब्लॉक हुल्लड़ ब्लॉक बन गया है, लोकतंत्र को शोर तंत्र में बदल रहे हैं, पाखंड कर रहे हैं। बाहर आते तो कहते चर्चा करो और अंदर चर्चा से भाग रहे हैं। कल मैंने हाथ जोड़कर विपक्ष से प्रार्थना की थी। कल 20 में से 11 सवाल किसानों के थे, गरीबों के थे, और वो हंगामा करते रहे। मैं देश के किसानों और गरीबों से अपील करता हूं कि एक बार टीवी खोले और विपक्ष का ये चरित्र देखे, जो चर्चा नहीं होने दे रहा, ये डबल स्टैंडर्ड देश की जनता देखे। ये मेरी समझ में नहीं आता कि ऑपोजिशन चाहता क्या है। आप जब बार बार शिकायत करते हैं, क्या ये बात सही नहीं है कि लोकसभा चुनाव के बाद आप ही लोग गए थे चुनाव आयोग के पास शिकायत करने? महाराष्ट्र चुनाव को अभी तक ये लोग गिनाते रहते हैं कि किस तरीके से वहां पे वोटर लिस्ट के साथ धांधली की गई, ड्यूप्लीकेसी ऑफ द वोट का बार बार ये लोग जिक्र करते हैं। तो जब आपकी ये शिकायत रही है और उस शिकायत को मानते हुए
चुनाव आयोग ने इस प्रक्रिया का इस्तेमाल किया है जहां पे एक इंटेंसिव रिव्यू किया जा रहा है, जिसके माध्यम से इस बात को सुनिश्चित किया जाए कि जो वोटर है, जो अधिकृत व्यक्ति है, सिर्फ वही मतदान का इस्तेमाल करे, ना कि कोई घुसपैठिया या कोई दूसरा व्यक्ति आके। और कई बार ये भी देखा गया कि वोटर लिस्ट में धांधली इस तरीके से भी होती है कि जो व्यक्ति मर गया होता है उसके नाम पे वोट चल रहा होता है। तो इन सारी चीजों को रेक्टिफाई करने के लिए ये रिव्यू जरूरी है। और ऐसा तो नहीं है कि पहली बार ये किया जा रहा है, आजादी के बाद 4 बार ये हो चुका है। और जब इससे पहले भी हुआ था, उस प्रक्रिया में और आज की प्रक्रिया में क्या नई चीज जुड़ी है, ये विपक्ष बता दे। बिहार विधानसभा से लेकर दिल्ली में संसद तक वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन का मुद्दा अब सियासत का केंद्र बन चुका है। एक और जहां विधानसभा में विवादित बयान और स्पीकर के वॉकआउट ने माहौल गरमाया, वहीं दूसरी ओर संसद के अंदर और बाहर हंगामे और नारेबाजी ने साफ कर दिया कि ये मामला आने वाले समय में और भी तूल पकड़ेगा। विपक्ष सवालों की बौछार कर रहा है तो सत्ता पक्ष नियमों और प्रक्रियाओं की दुहाई दे रहा है। अब देखना होगा कि वोटर लिस्ट की इस जंग में बिहार चुनाव में जनता का भरोसा किसके पाले में जाता है। विजय नंदन, स्वदेश। चलिए, तो जिस तरीके से वोटर वेरिफिकेशन की एक बात हो रही है, ये बात सच है। बिहार से दिल्ली तक हंगामा है, बहुत सारी ऐसी चीजें आई, सदन में भी आई, बाहर भी आ रही हैं। इन चीजों को समझना पड़ेगा कि ये मसला कैसे हल होगा। इस पर चर्चा भी करने जाते हैं तो कोई और हंगामा हो जाता है, कोई और सवाल हो जाते हैं। इसका एक सॉल्यूशन क्या एक सार्थक चर्चा के माध्यम से निकलेगा? सीधे चर्चा पर चलेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे अजय पाठक। अजय जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे दीपक शर्मा। दीपक जी, आपका भी बहुत स्वागत है। जेडीयू का पक्ष रखेंगे जगनारायण सिंह यादव। जगनारायण जी, आपका भी बहुत स्वागत है। आरजेडी का पक्ष रखेंगे संजय सिंह यादव। संजय जी, आपका भी बहुत स्वागत है। जनसुराज का पक्ष रखेंगी सोनाली आनंद। सोनाली जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपसे कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे निपुण आलमबयान, उनका भी स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत सबसे पहले संजय जी आपसे करूंगी। मेरी आवाज पहुंच रही है? जी राखी जी, आपकी आवाज पहुंच रही है। हाँ संजय जी, एक तो 2 बातें हैं। वोटर वेरिफिकेशन की जो बात है, ये चर्चा बिहार से चली, दिल्ली तक चलती चली जा रही है। सदन के इस सत्र में भी इस पर बात हुई। यह है मुद्दों में से भी एक था। लेकिन मैं पहले ये जानना चाहती हूँ, जिसको लेकर बहुत ज़्यादा स्थितियाँ आज ऐसी बन गई कि हंगामा भी हुआ, स्पीकर की नाराज़गी भी हो गई, तमाम चीज़ें हुई। तेजस्वी यादव जब बोल रहे थे, जब उसका विरोध आया, पीछे से इस तरह की आवाज उठाना या इस तरह की बात करना कि सदन क्या किसी बाप का है, मैं पूरा कोट करके बोल रही हूँ इस चीज को, क्या ये सही है? मुझे नहीं लगता कि इस तरह की भाषा का इस्तेमाल वहां होना चाहिए था। ना तो मैं आरोप लगा रही हूँ, ना मैं इस तरह से आक्षेप लगाना चाहती हूँ, पर जो हुआ उस पर बात करना जरूरी है, जिस पर एक नाराजगी आई। राखी जी, सदन किसी के बाप का है, ये किस संदर्भ में कहा गया है, पीछे से इस बात को भी देखना होगा। जब हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी सर के मुद्दे को सदन के अंदर बिहार की आम गरीब जनता के हित में उठा रहे थे, तो आपने देखा कि मुख्यमंत्री भी भड़क गए और उन्होंने तेजस्वी यादव को तुम बच्चे हो, ये हो, वो हो, मतलब मर्यादित भाषा का प्रयोग हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जब करने लगते हैं, वो सदन के अंदर, विधानसभा के अंदर आज भी आपा खो दिए, कल भी आपा खो दिए थे वो। तो सच्चाई तो ये है कि मुख्यमंत्री जिस भाषा का इस्तेमाल करते हैं राखी जी, और इतने अनुभवी व्यक्ति नीतीश कुमार जी, तक उनका पॉलिटिकल करियर रहा है, 18 साल लगभग वो कंटिन्यू मुख्यमंत्री हो गए, बीच में हमारे साथ भी थे बीजेपी के साथ। जब माननीय मुख्यमंत्री इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं, सदन में चिल्लाते हैं, तुम तराक पे चले आते हैं, तेजस्वी जी को बच्चा है, तुम क्या रहेगा, तुम बच्चा हो, तुम्हारे माँ बाप मंत्री थे, ये सब इस तरह की भाषा जब हमारे माननीय मुख्यमंत्री स्वयं कर देते हैं सदन के अंदर, तो लाजमी है कि राष्ट्रीय जनता दल को हाथ में चूड़ी पहन के नहीं बैठी हुई है, वो भी उस भाषा में जवाब देते हैं। और सदन किसी के बाप का तो नहीं है, सदन तो ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, सदन माननीय सदस्यों के लिए है,
और सदन के अंदर कोई दादागिरी करेगा मुख्यमंत्री के स्तर पे, तो फिर जवाब तो हमारे पार्टी के माननीय विधायक देंगे, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है संजय जी, वापस आऊंगी, लेकिन फिर भी मुझे लगता है किस परिप्रेक्ष्य में बोला, क्या हुआ, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए था। सभी वरिष्ठ और सम्मानीय वहां मौजूद होते हैं। यदि हम इन चीजों का ख्याल नहीं रखेंगे तो फिर हम दूसरों पे भी आक्षेप ना लगाएं। नीतीश कुमार के लिए कई बार बोला गया, तो ये नीतीश कुमार को भी अमल करना चाहिए कि वो क्यों ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं, और आज जो हुआ उस पर अमल आरजेडी को करना चाहिए। राखी जी, मैं यही तो आपसे पूछ रहा हूँ, आप ही बताएं कि माननीय मुख्यमंत्री को इस तरह की भाषा का इस्तेमाल वो कई बार कर चुके हैं तेजस्वी जी के। तुम तब नेता प्रतिपक्ष हमारे तेजस्वी जी आदरणीय कल के होने वाले सीएम के हैं, और आप उसे, ठीक है आपके में वो पुत्रवत है, लेकिन जब पुत्र भी आपका एक ओहदे पे चला जाता है तो उसे भी एक सम्मानजनक तरीके से तेजस्वी जी को संबोधित करना चाहिए, माननीय मुख्यमंत्री जी को। ठीक है, चलिए संजय जी, ठीक है, वापस आऊंगी। जगनारायण जी, मुझे सुन पा रहे हैं? जगनारायण जी, जगनारायण जी शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। ठीक है, अजय जी मुझे सुन पा रहे हैं? जी मैं सुन रहा हूँ। अजय जी, या तो एसआईआर पर बहुत अच्छे से बातचीत हो जाए। देखिए पूरा मामला कोर्ट में था, लेकिन सत्र के दौरान जो चीज़ें हो सकती हैं, जो बात हो रही है, उस पर सार्थक चर्चा हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन ये जो पीछे से चीज़ें निकल कर आती हैं कि कोई बात रखता है, उस पर कोई गलत तरीके से प्रतिक्रिया आ जाती है, कैसे सत्र चलेगा और कैसे चीज़ों इसका सॉल्यूशन क्यों नहीं निकल पा रहा? ये वोटर वेरिफिकेशन तो एक गले की फांस जैसा बन गया, जिसका कोई हल ही नहीं निकलता दिखता। राखी जी, आपको और आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार है, आपके पैनल को भी। राखी जी, ये वोटर वेरिफिकेशन का मामला जो है ये एकदम साधारण है और सारी जनता जान रही है। इसलिए बिहार की 13 करोड़ जनता उमड़ करके अब तक 96% लोगों ने अपना वेरिफिकेशन फॉर्म भर दिया है। ये सिर्फ विपक्ष का मामला है। विपक्ष हताश निराश है। विपक्ष उसी हताशा निराशा में सुप्रीम कोर्ट गया। सुप्रीम कोर्ट ने इसको खारिज कर दिया पूरी तरह से। अब विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, इस पे चर्चा क्या करेंगे आप बताइए ना। जहां 97% चीजें फाइनल होने पे है, 28 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में 28 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है इस पे। तो सुप्रीम कोर्ट जो फैसला देगा वो आखिरी होगा। वो चुनाव आयोग को भी मानना पड़ेगा और सभी दलों को भी मानना पड़ेगा। 10 तारीख को जो सुनवाई हुई 10 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि चुनाव आयोग को ये करने का अधिकार है। चुनाव आयोग अपने अधिकारों का प्रयोग करके ही कर रहा है। इनकी एक भी दलील चली नहीं। ये दलील है क्या इसमें? आज राहुल गांधी एक नया सटीफा छोड़े। पहले वो महाराष्ट्र के चुनाव के बारे में बोलते रहे। महाराष्ट्र के चुनाव में राहुल गांधी ने वकील खड़ा किया, कांग्रेस की तरफ से वकील खड़े हुए और वो महाराष्ट्र के हाई कोर्ट में गए। हाई कोर्ट ने पूरा मामला सुना, देखा और कहा चुनाव निष्पक्ष हुआ है। ये लोग सिर्फ और सिर्फ कोर्ट का टाइम बर्बाद किए, याचिका को खारिज कर दिया हाई कोर्ट ने। ये लोग सुप्रीम कोर्ट गए थे, सुप्रीम कोर्ट भी नहीं सुना। तो ये सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी एक भूमिका तैयार कर रहे हैं। हरियाणा और महाराष्ट्र ये चुनाव हारने के बाद राहुल गांधी हताशा और निराशा में, विपक्ष हताश और निराश है। वो ये जान रहा है कि इस प्रदेश की जनता बिहार की इनको वोट करने वाली नहीं है और इनको ये विश्वास अभी से हो गया है कि इसमें आप एक चीज बताइए कि 18.5 लाख से ज्यादा जो मृतक लोग हैं, जिनकी मृत्यु हो गई है, उनको वोटर लिस्ट से हटाना ये संवैधानिक संस्था का कार्य है या नहीं है? 10 लाख के आसपास, 12 लाख के आसपास लोग शिफ्ट कर चुके हैं। उनका दूसरी जगह होता है, किसी का दिल्ली में है, किसी का मुंबई में, किसी का बेंगलोर में, किसी का नागपुर में है। तो उन लोगों को क्या ये संवैधानिक संस्था की जिम्मेदारी नहीं है कि वो दोनों जगह वोट रखे, कि यहाँ भी वोट करिए आप वहां भी करिए? ये लोग यही चाह रहे हैं कि जिन लोगों की मृत्यु हो गई है या जो लोग वहां पे घुसपैठिए हैं, जैसा तेजस्वी जी आप बता रहे थे, तेजस्वी जी के सूत्र तो बहुत अच्छे हैं। उन्होंने सूत्रों के बारे में कितना बढ़िया विश्लेषण किया हो, तो टीवी पे हम और बोल भी नहीं सकते, कह भी नहीं सकते।
मामला कुछ भी नहीं है। पहले इन्होंने हंगामा किया ऑपरेशन सिंदूर के लिए। ये लोग बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में जाकर के ये आश्वासन दे करके आते हैं कि हम जो यहाँ तय हो जाएगा उसी के अनुसार संसद चलेगी। लेकिन जैसे ही संसद में आते हैं ये सारा विपक्ष पलट जाता है, राहुल गांधी उसको उचकाते हैं और सभी लोग फिर हंगामा करने लगते हैं। कल शिवराज जी अभी बयान आया, शिवराज जी हाथ जोड़ के कह रहे थे कि 11 विपक्षी दलों ने किसानों के मुद्दे पे अपनी प्रश्न पूछा है, उसको तो मुझे समावेश करने दीजिए, शून्यकाल चलने दीजिए और प्रश्नों का जवाब तो देने दीजिए। लेकिन विपक्ष को किसी चीज से मतलब नहीं है। कांग्रेस को सिर्फ एक चीज है, वो कर्नाटक जीते तो चुनाव आयोग अच्छा था, तेलंगाना जीते तो चुनाव आयोग अच्छा था, हिमाचल जीते तो चुनाव आयोग फेयर था। जैसे ही चुनाव हारेंगे वैसे ही चुनाव आयोग और चुनाव आयोग की प्रक्रिया, कोई भी संवैधानिक संस्था, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को माना क्या? सुप्रीम कोर्ट ने 10 तारीख को बोल दिया कि 28 तारीख को उनका अपनी पूरी प्रक्रिया करके चुनाव आयोग यहाँ पे हमारे पास अपनी सभी चीजें प्रस्तुत करेगा। लेकिन इन्होंने माना क्या? उस दिन से आज तक ये हंगामा कर रहे हैं। इनका मकसद सिर्फ एक है, किसी भी प्रकार से इस देश की संस्थाओं को बदनाम करना। और इनको वोट का ये विश्वास है कि इस देश की जनता, प्रदेश की जनता हमको चुनने वाली नहीं है। तो हरियाणा और यहाँ के चुनाव में जो हताशा उनके हाथ में विपक्ष पे लगी है, उसी का ये फ्रस्ट्रेशन है। और ये जान रहे हैं कि बिहार की भी जनता हमको बाहर करेगी। राखी ठीक है, चलिए अजय जी वापस आऊंगे। दीपक जी मुझे सुन पा रहे हैं? जी दीपक जी देखिए, एसआईआर जहां तक है इस पर हंगामा हुआ, बातें हुई, बवाल हुआ, बहुत सारी चीजें इस बीच आई। सत्र के दौरान भी यदि एक बड़ा मुद्दा है, बिल्कुल है, इस पर चर्चा होनी चाहिए, तो ये भी बहुत क्लियरिटी के साथ आना चाहिए कि क्या है। सबने इसकी टाइमिंग पर सवाल उठाए, इस प्रक्रिया पर सवाल नहीं था, इसके टाइमिंग पर सवाल था। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि तुरंत इलेक्शन से पहले ये चीजें इतनी जल्दी हो नहीं पाएंगी। जब ये प्रोसेस शुरू हुई उसके बाद बहुत सारी चीजें देखने को मिली, बहुत सारी मीडिया के माध्यम से भी आई। सवाल ये होता है कि देखिए, मामला सुप्रीम कोर्ट में है, जो डिसीजन होगा वो देखा जाएगा, लेकिन प्रक्रिया पर रोक तो है नहीं, प्रोसेस तो चल ही रही है। अब इस प्रोसेस के चलते यदि इलेक्शन हो ही जाएंगे तो इस मुद्दे को कब तक लेकर बैठा जाएगा? और सत्र में चर्चा के दौरान कौन से फ्रूटफुल रिजल्ट की आप उम्मीद कर रहे हैं सत्ता पक्ष से? आपको लगता है कोई सॉल्यूशन देंगे? जी राखी जी, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज की जो चर्चा हो रही है, अगर आप इसको एसआईआर ना कह के लोकतंत्र के लिए एक गंभीर विषय के ऊपर चर्चा कहें तो मुझे लगता है वो गलत नहीं होगा। एक लोकतंत्र के अंदर जब हम बात करते हैं वोटर्स के राइट्स की, जो मतदाता के अधिकार होते हैं, जो ट्रांसपेरेंसी होती है, और ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर करना किसका काम है? इलेक्शन कमीशन का। तो जब हम बात करते हैं कि जिस तरह से ये प्रक्रिया शुरू हुई, अभी आपने एक बात बोली कि समय, राजनीति में एक समय और टाइमलाइन बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर होते हैं। और जिस तरह से इस पूरे कार्यक्रम जो भी चल रहा है, इसमें आप अगर देखेंगे 30 दिन का समय रखा, जो मतदाताओं की संख्या है उसको पूरा हमें सत्यापित भी कर देना है। उसके बीच में प्रवासी मतदाता जो है अनुमानित जो है 50 से 60 लाख के आसपास, इसमें प्रवासी मतदाता हैं जो अदर स्टेट्स में गए हैं काम के लिए, रोजगार के लिए। ऐसी स्थिति में आप इतनी बड़ी संख्या, और बात बिल्कुल ठीक है, ये बात कही गई कि रिवीजन होना चाहिए, समय समय पर रिवीजन होना चाहिए, लेकिन आप समय अगर देखेंगे, और आपने एक बात और कही कि अगर ये प्रक्रिया निकल ही गई तो विपक्ष क्या करेगा? बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो विपक्ष जो है पहले से इस बात सवाल उठाने का बार बार प्रयास कर रहा है कि जो प्रक्रिया हो रही है, क्या वोटर्स के राइट्स का हनन तो नहीं हो रहा? उनकी जो आवाज जो है, उनका जो अधिकार है, उसको कौन बुलंद करेगा? उनको विपक्ष करेगा। अगर प्रवासी जो मतदाता हैं उनकी बात करें हम, तो इतनी बड़ी संख्या, और उनसे आप अगर कहें कि आप अपने वोटर कार्ड या जो भी, अब इवन देन वोटर कार्ड जिसको नहीं अभी माना जा रहा, आप उपलब्ध कराइए, कैसे उपलब्ध कराएंगे? सवाल एक व्यक्ति अगर किसी अनदर स्टेट में, कर्नाटक में बैठा है या पंजाब में बैठा है या वो महाराष्ट्र में है, तो आप उसको कैसे मौका देंगे? दूसरी बात, अभी बात आई संसद के बारे में कि
ऑपरेशन सिंदूर के पर चर्चा हो रही थी कि भाई उसके अंदर आप हमें बताइए, हम बार बार कांग्रेस पार्टी इस बात की मांग कर रही है कि जब ट्रंप साहब 25 बार, आप अगर देखें नंबर तो 25 बार एक बात दोहरा चुके हैं, ये बार बार बोल रहे हैं और मालूम नहीं मंशा क्या, लेकिन 25 बार बोल चुके हैं मैंने मध्यस्थता की और उसके बाद में एक बार कम से कम एक स्टेटमेंट जारी होना चाहिए था देश हित में। अब देश हित की बात आती कि हम ट्रंप साहब जो कह रहे हैं उसके पर तो कुछ बोला जाए कि ट्रंप साहब क्यों बोल रहे हैं, उसके पृष्ठभूमि में क्या है, क्या सच है क्या नहीं है, यही तो विपक्ष सुनना चाहता है और इसी बात को लेकर बात चल रही है। आती है बात चुनाव आयोग पे की भूमिका की। चुनाव आयोग की अगर भूमिका की आप बात करें, महाराष्ट्र की बात हो रही थी, तो महाराष्ट्र में जिस तरह से छोटी सी ड्यूरेशन के अंदर जिस तरह से मतदाताओं की संख्या बढ़ी, जिस तरह से जो आंकड़े शेयर किए गए, आप इसको डेमोक्रेसी के अंदर अगर कोई भी इस बात को आंकड़ों के साथ शेयर करता है और अपनी कंसर्न्स को शेयर करता है तो उसको खारिज नहीं किया जा सकता इस तरह से, क्योंकि ये एक वैलिड चिंता थी और आंकड़ों के साथ, बाकायदा आंकड़ों के साथ शेयर की गई है। अब आती है टाइमलाइन की बात। अगर आप एक छोटी सी अवधि के अंदर इतना बड़ा कार्य करना चाहते हैं, और आपने एक बात इसके अंदर आपने मेंशन की कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बारे में कमेंट किया कि समय अवधि, तो ऐसी समय अवधि के अंदर पूरी एक्सरसाइज करना, और जिस तरह से वहां पे रिपोर्ट्स आ रही है, मीडिया रिपोर्ट्स के ऊपर मैं कमेंट नहीं करना चाहूंगा। अब आप उस सभी मीडिया रिपोर्ट्स को बोले कि ये भी गलत है, ये भी गलत है, तो कहीं ना कहीं इस बात का एक संदेश ये भी जाता है कि कोई सुनवाई नहीं, कुछ सुनना नहीं, जो हम चाहेंगे वही होगा। तो आपने जो बात बोली, विपक्ष उसी के लिए अपनी आवाज बार बार उठा रहा है, जो उसके कंसर्न्स हैं, जो वोटर्स के राइट्स हैं, उनके अधिकारों के लिए, लोकतंत्र के मजबूती के लिए इस मुद्दे को विपक्ष बार बार उठा रहा है। और इसके अंदर अगर आप कहें राजनीति, तो विपक्ष अगर लोकतंत्र के लिए आवाज नहीं उठाएगा तो फिर राजनीति क्या हुई? राजनीति तभी होगी जब डेमोक्रेसी मजबूत होगी, और डेमोक्रेसी मजबूत कब होगी? जब वोटर्स के राइट्स की बात आएगी, उनकी कंसर्न्स की बात आएगी, चुनाव आयोग की निष्पक्षता की बात आएगी, जब ये सभी चीजें इंश्योर होगी तभी लोकतंत्र मजबूत होगा। ठीक है, दीपक जी वापस आऊंगी। जगनारायण जी मुझे सुन पा रहे हैं? पा रहे हैं। जगनारायण जी, एक तो ये एसआईआर पर जो बवाल है, जो थमने का नाम नहीं ले रहा, दूसरी चीज सदन में जो हुआ वो अच्छा संदेश तो नहीं देता। ठीक है, आरजेडी को मैंने सवाल किया था, उनका ये कहना है कि जब नीतीश जी बोल देते हैं, जब एक सीएम लेवल का व्यक्ति इस तरीके से इंटरप्ट करता है, इस तरह की बातें करता है, तो वहां से जो बातें आई, ठीक है भाषा का इस्तेमाल सही नहीं था, लेकिन ये सोचना जेडीयू को भी चाहिए कि सदन के अंदर कम से कम मर्यादा को बनाए रखा जाए। मैं पर्टिकुलर देखिए एसआईआर पर तो बात कर ही रही हूँ, लेकिन इस चीज को भी हमें चर्चा में शामिल करना जरूरी है कि सदन के अंदर तो ये चीजें ना हो। भाई देखिए, बीती हुई बात को बार बार दोहराने से कोई फायदा नहीं। नीतीश जी उसके लिए सॉरी भी कह दिए, अब उसी चीज को रिपीट करते रहिए मीडिया में, ये उचित नहीं है और मर्यादित भी नहीं है। हमारा कहना है कि जो इन लोग मतदाता पुनरीक्षण पर बात कर रहे हैं और लोकतंत्र की दुहाई कांग्रेस के लोग दे रहे हैं, जो 40 साल इस देश में लोकतंत्र को समाप्त करके और जिंदा रहे, इन कांग्रेसियों से तो चुनाव में महाराष्ट्र में यदि हुआ है तो इनको 5-7 बूथों का सर्वे करा के बताना चाहिए कि बिना नाम का आदमी कहाँ बढ़ गया महाराष्ट्र में। ये बयानबाजी करते रहते हैं मीडिया में, और जहाँ पर पुनरीक्षण हो रहा है तो हमारे यहाँ तो कोई उस तरह की कठिनाई नहीं है। हमारा अपना बूथ है जिसमें 16 आदमी का नाम था, तो ये तो बूथ नंबर बता दो, 8 आदमी मर गया है और 8 आदमी का नाम डबल था। तो हम तो नहीं समझते कि ऐसा हो रहा है। हम लोग का नारा है कि सही वोटर कटे नहीं और फर्जी वोटर जुटे नहीं। इसलिए ये कांग्रेस के लोग क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, ये 40 साल देश देख चुका है, समझे। ये लोग तो कोर्ट से लेकर के सारा मर्यादा ध्वस्त करके 40 साल में रख दिया, तो आज कांग्रेस की स्थिति है। और आज ये लोग को लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं। एक जमाना था कि पंडित जी दोनों बार राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री होते थे, और अब इन लोग को लग रहा है कि बैकवर्ड का राजनीति कर रहे हैं, आरक्षण दे रहे हैं। तो महिला आरक्षण का सवाल आता है तो एक साथ खड़े हो जाते हैं। तो छोड़िए इनका, ये जो मुहा लोग हैं ये सत्ता पाने के लिए बेचैन है कि तो जब हार जाएंगे तो कहेंगे ईवीएम गड़बड़ है। ईवीएम लाया कौन था? इनका तो भाई विजित चरित्र है कांग्रेस के लोगों का। ये इनके बारे में ज्यादा बात क्या करनी है। अब चुनाव आयोग जो फैसला लिया है उसकी सैंक्टिटी है, और उस फैसले को हम लोग देख रहे हैं।
तो कहीं असर नहीं पड़ रहा है। अब कोई बोला कि 10 साल से मतदाता बॉम्बे में है, तो महाराष्ट्र में यदि ऐसा किया, बीजेपी ने बढ़ा दिया मतदाता सूची में, तो इनको 5-10 बूथ का निकाल के नमूना पेश करना चाहिए। छोड़िए लाखों की बात छोड़िए, इन लोगों को सर्वे करा के 5 बूथ 7 बूथ 1000 1500 का बूथ होता है 1200 का, एक को तो पेश नहीं करते हैं। ये खाली अफवाह फैलाते हैं, इधर गया उधर गया, ये गया वो गया। अफवाह से विपक्ष मजबूत नहीं होता है। और ईवीएम में जब हार जाते हैं तो ईवीएम गड़बड़ हो गया। अरे भाई, हम लोग बिहार में सत्ता में थे और हम लोग 40-43 सीट जीते, और यहाँ पर आरजेडी गठबंधन 119 जीता। तो सवाल है कि क्यों नहीं हम लोग जो अपने जिता लिए। तो इन लोग का कहना कि बीजेपी अपने लिए कर देता है, आरजेडी के लिए नहीं करता है, ये थोड़ी ये सब बकवास है। मतदाता का फैसला जो होता है, ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं होती है। अभी लोग ईवीएम हटाने में लगा है, तो ये सब छोड़िए बात इनकी, ये ऐसे ही करते हैं। इसीलिए इनका साख देश में राष्ट्रीय लेवल पर नहीं जा रहा है। ये आरजेडी और ये गठबंधन, इंडिया गठबंधन, सब क्या करेगा कोई पता नहीं। कौन बयान दे देगा कब। आज राजीव गांधी पिछड़ों को मसीहा बनने के लिए घूम रहे हैं, जाति जनगणना करा रहे देश में, अपने स्टेट में हो ही नहीं रहा। ये लोग राजनीति की बात कर रहा है। इंदिरा गांधी तो जजेज से क्या क्या नहीं हुआ। डेमोक्रेसी का ये लोग तो हड्डी उड़ा के रख दिया था। तो कांग्रेस को इस देश की जनता ने जो संविधान की व्यवस्था मानते थे, राहुल गांधी जी ने पार्लियामेंट के अंदर अड़ दिया विधेयक को कैबिनेट के। क्या इन लोगों से हम डेमोक्रेसी की बात करेंगे। ये लोग अफवाह पर जिंदा है, और अफवाह से लोकतंत्र में विपक्ष मजबूत नहीं होता है। सच्चाई को उजागर करेगा विपक्ष, तभी देश के अंदर विपक्ष की साख बनेगी और मजबूती से दिखाई देगा। ठीक है, जगनारायण जी वापस आऊंगी। सोनाली जी मुझे सुन पा रही हैं? सोनाली जी देखिए, क्योंकि ये बात सच है, संसद का जो सत्र होता है, जिन भी मुद्दों पर बातचीत हो रही है, हर दिन बहुत महत्वपूर्ण होता है। कई सारी बैठकें प्रस्तावित है, कई सारे बिलों पर बात होनी है, वो सब तो होगा। ऑपरेशन सिंदूर पे भी तय हो गया कि भाई सत्ता पक्ष बात करेगा, जवाब देने के लिए तैयार है। लेकिन एसआईआर की जो बात है, मैं उसी चीज़ को बार बार इसलिए दोहरा रही हूँ कि इसका फाइनल रिजल्ट क्या होगा। भाई इस प्रोसेस से काम तो चल रहा है, इसी प्रोसेस के चलते आगे इलेक्शन भी होंगे, इस प्रोसेस पे तो रोक नहीं है। अब जो सवाल जवाब सुप्रीम कोर्ट ने रखे हैं, या जो भी डिसीजन होगा कि हाँ समय सीमा पर जो सवाल उठाए गए थे वो एक बात है, लेकिन सदन के अंदर जो बात हुई, जो चर्चा होनी चाहिए, जिस तरीके से होनी चाहिए, वहां तो हंगामा हो रहा था। और जब विरोध किया गया तो वहां पे तो माँ बाप और पता नहीं क्या क्या उठने लगा। तो ये क्या परिचय देता है? कोई बहुत अच्छा मैसेज तो नहीं देता ना। सबसे पहले तो मैं सभी दर्शकों को नमस्कार और सभी पैनलिस्टों को मेरा नमस्कार। मैं ये कहना चाहूंगी कि विधानसभा या संसद जिसकी हम बात करें, वो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है अपनी बात को रखने के लिए, जनता के विषयों पे चर्चा करने के लिए। तो एसआईआर का मुद्दा तो वहां पे उठना ही चाहिए, उस पर चर्चा होनी ही चाहिए। जब एक तरफ से सारी पार्टियां उसका विरोध कर रही हैं और उस पर कंसर्न जता रही हैं, तो उस पर चर्चा होनी ही चाहिए। और उसमें फिर हम एक अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते हैं, इनफॉर्मल बातों में चले जाते हैं, और उस कारण से अगर सभा स्थगित होती है तो ये गड़बड़ है, ये होना नहीं चाहिए। आपको अपना विरोध जाहिर करना है तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रतिक्रिया जो से आप उस पर अपना विरोध जाहिर कर सकते हैं। तो वहां मुद्दा उठाना गलत नहीं है, लेकिन आप कार्रवाई नहीं होने देते, बातों को पूरी नहीं होने देते, ये गलत है यहाँ पे। दूसरी बात, यहाँ पे हम लोग टाइमिंग के लेके कह रहे हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने इस बात की हामी भरी है कि टाइमिंग कंसर्न है, और एक तरफ से हर पार्टी ने इस बात को उठाया है। दूसरी बात, यहाँ पे हम बार बार कहते ये आ रहे हैं कि यहाँ पे सिर्फ टाइमिंग के साथ इस प्रोसेस भी बड़ा ये कंसर्न भरा है, क्योंकि जिस ढंग से इसको रोल आउट किया जा रहा है ये बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। ये बात और है कि अभी सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आया है, या जो आएगा हमारे पक्ष में आए, हमारे विरोध में आए, वो अलग मैटर है। लेकिन जनता के सामने ये डिबेट हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जनता को हम अवेयर कर सकें। तो अभी ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल हम इसे इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जिस ढंग से वेरिफिकेशन किया जा रहा है वोटर्स का, वो सही नहीं है। अभी तक आपने ये देखा होगा कि जब भी हम कोई भी चीज साबित करने की बात करते हैं, बर्डन ऑफ ट्रूथ की बात करते हैं, वो एक स्टेट की जिम्मेदारी होती है। कहीं पे भी स्टेट या प्रोसिक्यूटर को ये साबित करना होता है कि दोषी कौन है, गलत कौन है। लेकिन इस केस में जो बिहार में हो रहा है ये बिल्कुल उसके विपरीत है। अगर आप देखें, यहाँ पे सरकार ने या इलेक्शन कमीशन ने ये सबको मान लिया है कि कोई भी हमारे वैध नागरिक नहीं है, हम किसी का वोटर लिस्ट में जो नाम है हम उसको नहीं मानेंगे। अब ये आपकी जिम्मेदारी हो गई है, ये वोटर्स की जिम्मेदारी हो गई है कि आप सिद्ध करिए कि ये आप बिहार के नागरिक हैं या भारत के नागरिक हैं। तो ये सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि जो
स्टेट अपनी जिम्मेदारियों से भागने वाला काम कर रहा है, इसलिए इसके प्रक्रिया इसकी जो पूरे प्रोसेस पे सवाल उठाया जा रहा है। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि बिल्कुल ही प्रोसेस कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। दूसरी बात ये कि जो एनडीए की सरकार है, बीजेपी सरकार है, ये बार बार कहती आ रही है कि पहली बार नहीं हुआ, देश के हित में होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में ये भी बात की चर्चा की गई कि इलेक्शन कमीशन दो तरीके से रिवीजन करता है, एक होता है इंटेंसिव रिवीजन, एक होता है समरी रिवीजन। समरी रिवीजन रेगुलर प्रोसेस जिसमें आप मृत की बात करते हैं, नए वोटर्स की बात करते हैं, जो कि सालों भर चलता आता है। एक होता है इंटेंसिव रिवीजन, लेकिन ये है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। तो ये पहली बार हो रहा है। और जो मैंने कहा कि जिस प्रोसेस को हम अडॉप्ट कर रहे हैं ये बिल्कुल भी कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। जो आप कहते हैं ना कि और ये बात डिबेट में आया भी और आपने बाइट में भी चलाया कि ये अधिकार कोई भी मतदाता हमारा नागरिक है या नहीं, इस बात को सिद्ध करना इलेक्शन कमीशन का काम नहीं है। ये काम होम मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का है और ये काम हमारा भी नहीं है। अगर आपको हमारे नागरिकता पे डाउट है तो स्टेट इस बात को प्रूव करे कि हमारे नागरिक नहीं है। तीसरी बात, अगर हम घुसपैठियों की बात करते हैं या इमिग्रेंट्स की बात करते हैं, तो ये जो हमारे लिस्ट में हर जगह कोट किया जाता है कि इतने सारे वोटर्स बाहर के हैं, ये आए कैसे? ये आपके ही एजेंट्स, बीएलओज, बीएलएस उसका नाम ऐड करते हैं या डिलीट करते हैं। ये रेगुलर प्रोसेस जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं चूक इलेक्शन कमीशन से हो रही है, उनके एजेंट से हो रही है, उनके स्टाफ से हो रही है, और जिसका हर्जाना आज पूरी जनता भुगत रही है। जो आप ग्राउंड पे जाके इस बात को अगर देखेंगे तो गांव में इतनी अफरा तफरी मची हुई है। हम एक मिडिल क्लास फैमिली की बात नहीं कर रहे, हम एक पढ़े लिखे फैमिली की बात नहीं कर रहे, उनके लिए शायद ये बहुत बड़ा मुद्दा ना हो, बट जो एक गरीब है, जो अनएजुकेटेड है, जो शिक्षित नहीं है, जो दलित है, जिसके पास कोई भी कागज नहीं है, जो भूमिहीन है, जिस काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट्स का इनसे डिमांड किया गया, क्या ये रियली संभव है सब कुछ प्रोड्यूस करना? सवाल तो यही उठ रहा है। और ये हर बात को अलग ढंग से प्रेजेंट करते हैं कि इनका विरोध करना ही काम है। विपक्ष हर सवाल उठाएगी जो वैलिड है और जो जनता के हित में है। आप उसे स्वीकारे ना स्वीकारे ये अलग मुद्दा है, लेकिन विपक्ष तो सवाल करेगा ही। और जो बात मैंने उठाई, इस सारी बात लॉजिकल है। इस पॉइंट्स पे कोई जवाब नहीं देगा या इस बात पे कोई बात नहीं करेंगे। आप कहेंगे आपके वोटर्स कट रहे हैं, इनके वोटर्स कट रहे हैं, आप चाहते हैं कि बाहर के विदेशी नागरिक वोट दें। ये बेसिस स्टेटमेंट्स है जिसका इस डिबेट या फिर कोई रिजल्ट नहीं निकलने वाला। ठीक है, सोनाली जी, ठीक है, वापस आऊंगी। निपुण जी जुड़े हमारे साथ? चलिए, निपुण जी हमारे साथ नहीं जुड़े हैं। अजय जी कुछ कहना चाह रहे थे, अपनी बात रखिएगा। देखिए, मैं दो बातों का जवाब दे रहा हूँ। एक तो हमारी बहन ने जो बोला उसका, और उसके पहले मैं कांग्रेस की जो प्रवक्ता उनकी बात का जवाब देता हूँ। कांग्रेस के प्रवक्ता ने महाराष्ट्र की फिर से चर्चा की। अरे भाई, आपके पास जब इतने सबूत थे तो हाई कोर्ट ने आपकी याचिका क्यों खारिज कर दी? हाई कोर्ट तो गए थे ना, हाई कोर्ट खारिज कर दी, तो फिर आप सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं आए? कि आप ये सिर्फ एक सगुफा छोड़ने के लिए, एक भ्रम पैदा करने के लिए अपनी हार को नहीं पचा पा रहे हो, उसके पीछे सिर्फ आपका एक कारण है। आप हाई कोर्ट में क्यों नहीं ये सारी चीजें जो टीवी पे बता रहे हो कि इतनी चीजें हमारे पास है। राहुल गांधी जी ने जो कह रहे हैं कि मेरे पास सब कुछ है, तो वही राहुल गांधी वही सारा कागज देकर के हाई कोर्ट में लोगों को, अपने लोगों को भेजे थे, बड़ी वकीलों की फौज भेजे थे। उसके बाद भी बॉम्बे हाई कोर्ट ने ये टिप्पणी की कि इन्होंने हमारा टाइम वेस्ट किया है कोर्ट का। इसमें कोई तथ्य नहीं है। जो कांग्रेस ने रिप्रेजेंट किया, जिन मामलों को लेकर के मीडिया ट्रायल किया और वो हल्ला मचाया, उसको हाई कोर्ट ने, बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि इन्होंने हमारा टाइम वेस्ट किया है। इसमें कोई तथ्य नहीं है। तो बिना तथ्यों के राहुल गांधी 3 बार झूठ बोल करके सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से माफी मांग चुके हैं। राहुल गांधी की मंशा सिर्फ और सिर्फ इस देश में माईवे या हाईवे की है। वो ये पचा नहीं पा रहे हैं कि इस देश की जनता उनको विपक्ष में कैसे रख रही है। हरियाणा, राजस्थान और यहाँ महाराष्ट्र कैसे वो हार गए, इसकी अब उनको लग रहा है कि बिहार भी हम हारने जा रहे हैं। इसलिए ये सारा का सारा प्रॉब्लम है। दूसरी बात, हमारी बहन ने जो कहा कि गरीब लोग दे नहीं पा रहे हैं, गरीबों का वहां पे वेरिफिकेशन नहीं हो पा रहा है। 96% लोग, आज की रिपोर्ट है अभी शाम को 5 बजे तक, 96.5% लोगों ने अपना फॉर्म भर दिया है। बहन जी, आप पता करिए बिहार में वो अभी 1-2-3%, 4% लोग बचे हैं। वो भी 28 तारीख से पहले सब लोग पूरा हो जाएंगे। और अगर असंवैधानिक है कुछ भी,
तो सुप्रीम कोर्ट उनको ये नहीं कहता कि आप वो ये प्रक्रिया चालू रख सकते हैं और प्रक्रिया करिए। दूसरी चीज, जो टाइमलाइन पे आपने सवाल उठाया, 2003 में 30 दिन के अंदर हुई थी, ये सेम प्रक्रिया हुई थी। तो 2003 से और 2025 में और टेक्नोलॉजी हाई हुई और लोग अच्छे एजुकेशन लिए, पढ़े लिखे लोग हुए, तो आपको जो 96%, 97% लोगों ने प्रक्रिया में भाग लिया है, वो विपक्ष को भा नहीं रहा है। विपक्ष तो ये एक नैरेटिव खड़ा करने की कोशिश किया कि लोग इस प्रक्रिया में भाग ही न ले, इससे बाहर हो जाए कि हमारा एजेंडा सेट हो जाए। लेकिन वो एजेंडा चला नहीं। बिहार की जनता ने तमाचा जड़ा है इन विपक्षियों के मुंह पे। 97%, 96% से ज्यादा लोगों ने अपने फार्म भर करके विपक्ष के मुंह पे करारा तमाचा मारा। सबसे बड़ा करारा तमाचा तो राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के ऊपर मारा है, जो हमेशा हर संवैधानिक संस्था पे सिर्फ और सिर्फ उसको नीचा दिखाने का काम करते हैं। और जहां तक विधानसभा की बात रही, देखिए इनके तो संस्कार हैं आरजेडी के। ये जब सत्ता में आते हैं तो ये पटना के गांधी मैदान में लाठी खिलाओ, लाठी के तेल पिलाओ रैली करते हैं। उसके बाद गांव में जाकर के लोगों को डराने धमकाने का काम करते हैं। इनका तो इतिहास इसी से भरा हुआ है। इसीलिए 15-20 सालों से जनता इनको बाहर रखी है। जनता इनके चाल चरित्र को जानती है। ये हताश और निराश विपक्ष जानता है कि इस देश की जनता हमको चुनेगी नहीं, तो उसके लिए अपना, अब तक ईवीएम को गाली दे रहे थे, अब वो ईवीएम छोड़कर चुनाव आयोग को गाली दे रहे हैं। और चुनाव आयोग को ये अपने फेस को बचाने के लिए इनका ये तरीका है। राखी, चलिए, कुछ कह रही थी सोनाली जी? हाँ, बोलिए। ये हम नंबर्स की बात कर रहे हैं, 97%, ये डेफिनेटली अब ये परसेंटेज हम शो कर रहे हैं जनता के सामने। बट कल ही एक प्रेस रिलीज चुनाव आयोग द्वारा जारी की गई थी, उसमें यह कहा गया था कि लगभग 52 लाख लोग अपने घर पे नहीं पाए गए। ये उनकी प्रेस रिलीज है। और लगभग 21 लाख लोग वो हैं जिनका फॉर्म अभी तक सबमिट नहीं हुआ है। तो ये 2 दिन में अगर प्रक्रिया हो जाती है तो वेल एंड गुड, बट ये सवाल उठाना, ये उनकी रिपोर्ट में कोट कर रही हूँ। दूसरी बात यह है कि आपको ग्राउंड से, क्योंकि आप डेफिनेटली आपको खबरें मिलती होंगी हर ग्राउंड से, पहले जो ओरिजिनल ऑर्डर्स थे चुनाव आयोग के, वो अभी भी फॉलो नहीं हो रहे, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो 11 डॉक्यूमेंट्स की बात की गई थी, एडवर्टीजमेंट निकाले गए, कई बार अनाउंसमेंट किए गए कि अब डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता नहीं है, अब आपको बस फॉर्म भर के डालना है। तो इतना ये जो सारी चेंजेस आ रहे हैं ना, ये जो विरोध है या फिर जो ग्राउंड रियलिटीज, वो जो चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, वो उसका ही नतीजा है। क्योंकि उन्हें पता है कि कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपको प्रोड्यूस कर ही नहीं पाएगा जो आप बात कर रहे हैं। पहले उन्होंने डॉक्यूमेंट्स को बोला कि आप बस फॉर्म जमा करें, डॉक्यूमेंट्स की अब आवश्यकता नहीं है। जब अब क्या हो रहा है कि अब आपको बस नाम डालना है, सिग्नेचर डालना है, फोटोज भी नहीं डालना है। इसका मतलब ये हुआ कि बीएलओज अब वोटर्स को अप्रोच भी नहीं करेंगे फोटो के लिए, वो घर बैठे बैठे सारा काम करेंगे। तो ये कहाँ से निष्पक्ष हो रहा है? और ये इसमें कौन इस बात की गारंटी लेता है कि अभी गलतियां नहीं होंगी या फिर अभी एरर्स नहीं होंगे? ले दे के तो बात वही हो गई है, आपने जो काम स्टार्ट किया अब उसको पूरा करना ही किसी हालत में, तो उसमें इतने चेंजेस कर दो कि बस टास्क कैसे भी कंप्लीट कर देना है, 100% नंबर शो कर देना है ताकि अपनी इज्जत बचाई जा सके। लेकिन ग्राउंड रियलिटीज क्या है, ये हमसे और आपसे छिपी नहीं है। बीएलओज के स्टेटमेंट्स क्या है, आपसे छिपी नहीं है। जनता क्या फेस कर रही है, किसी से छिपा नहीं है। और सबसे बड़ी बात, अगर ये इतना ही इंपॉर्टेंट था तो ये जो इनके फॉलो प्रोसेस में जो चेंजेस किए गए हर कुछ दिनों पे, ये नहीं किया जाता। देखिए, मुझे तो यहाँ एक चीज और लगती है। अच्छा जी, थोड़ा जल्दी से, छोटा सा राकेश जी, तो इनका ये मानना है कि सुप्रीम कोर्ट ये सारी चीजें अनदेखी कर देगा। सुप्रीम कोर्ट में 28 तारीख को ये सब जब मामले जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा होशियार हमारा विपक्ष है। सुप्रीम कोर्ट उसको सब अनदेखी कर देगा कि सब चीज बिना प्रक्रिया के हो रही है, बिना उससे डॉक्यूमेंट जमा हो रहे हैं, सब कुछ बिना सिर्फ फॉर्मेलिटी की जा रही है। अरे कुछ तो आप लोग मर्यादा रखिए, कुछ तो ध्यान रखिए। इतना क्यों डिप्रेशन में आते जा रहे हैं? चुनाव लड़िए, चुनाव में अपने कार्यकर्ताओं को जमीन पे उतारिए। आपके बीएलओ फार्म भरवा रहे हैं वो तो ठीक होगा, हमारे बीएलओ जो भरवा रहे हैं वो सब ऐसे ही अन्य प्रक्रिया होगी। आपके बीएलओ तो गलत नहीं कर रहे होंगे ना? आपके बीएलओ भैया, वहां तो 30% हमारे बीएलओ है, 70% आपके बीएलओ है,
तो आपके बीएलओ तो वहाँ गलत नहीं कर रहे होंगे ना, आप लोग तो एकदम दूध के धुले हुए हैं, सब कुछ एकदम चलिए, अच्छा चल रहा होगा। मुझे एक सेकंड अब इस पूरे मामले में देखिए ये देखना है, इन सबसे ऊपर इस पूरे मुद्दे में अजय जी सुनिए, इस पूरे मुद्दे में सबसे ऊपर होगा वो इलेक्शन और वो होगी बिहार की जनता, ठीक है। अब बिहार की जो जनता होगी, आप वहां जाके जबरदस्ती तो किसी से आप ईवीएम का बटन दबाएंगे नहीं। देखिए, जो भी जैसी भी प्रोसेस है उस पर तो कोई रोक है नहीं, वो होने दीजिए। लेकिन मुझे लगता है ये इतना ज्यादा फैल चुका है मामला कि जनता को तय करना है कि जाना उन्हें कहाँ है, चुनना उन्हें किसे है। तो उस मुद्दे पर उसके लिए काम करने की जरूरत है और ये चीजें आई हैं, इस पर चर्चा बिल्कुल होनी चाहिए ताकि लोगों तक मैसेज जाए। तो ये जरूर एक जरूरी पक्ष हो गया है। संजय जी, एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह भी आती है, देखिए सदन का जो वाकया था उस पर जगनारायण जी ने बहुत साफ तौर पर कहा, नीतीश जी जो पहले कहते थे उसके लिए माफी मांग चुके हैं, बार बार उसको पब्लिक डोमेन में मत लाइए, ठीक है। लेकिन अब जो चीजें हो रही हैं उनको भी नहीं आना चाहिए सर। दूसरा, एसआईआर को लेकर अब लग रहा है कि जो चीजें चल रही हैं आपका अधिकार है, आप उस पर बात करिए, संसद में बहस हो, बातचीत हो, सब कुछ ठीक है, लेकिन उससे भी ज्यादा वर्कआउट करने की जरूरत है बिहार के इलेक्शन में, क्योंकि जनता वहां से वोट देगी। अब जनता को चुनना है, क्योंकि ये मामला बढ़ चुका है। चुनाव आयोग गलत है, सत्ता पक्ष गलत है, कौन सही है, क्या होगा, प्रोसेस तो रुक नहीं रही है सर, उसी प्रोसेस से काम हो रहा है, तो इलेक्शन भी होंगे। जी राकेश, मैं बोलूं? हाँ बोलिए। राकेश जी, हमारे साथी बोल रहे थे कि बिहार में 96 पॉइंट समथिंग ये फॉर्म भरे जा चुके हैं। मैं खुद गवाह हूँ राखी जी, हमारे घर पर बीएलओ आए थे, एक महिला बीएलओ थी, और मैंने अपना फॉर्म खुद के दस्तखत से मैं अपने पैतृक गांव में भर दिया था। और हमारी पत्नी, बेटे और बेटी का वोट मेरा दूसरी जगह था जहाँ मेरा नया आवास है। मैंने कहा कि भाई हमारी पत्नी स्कूल गई हुई है, बेटा भी स्कूल गया हुआ है, बेटा भी मतलब एम्प्लॉई है, और बेटी भी नहीं है घर पे। तो उसने यही कहा कि छोड़िए ना सर, ऐसा कीजिए ना कि आप स्वयं दस्तखत करके दे दीजिए। मैंने कहा कि भाई ये तो गलत हो जाएगा, स्वयं का हस्ताक्षर होना चाहिए। बोला छोड़िए ना, हमारे ऊपर दबाव है सरकार का, प्रशासन का, किसी तरह आप सारे चीज को फॉर्म को अपलोड कर दीजिए। तो ये मैंने इस बात को जानते हुए जानबूझ करके मैंने अपना हस्ताक्षर से अपने पत्नी, बेटे और बेटी का फॉर्म भर कर हस्ताक्षर करके बीएलओ को दे दिया। कि आप सोच सकते हैं राखी जी कि ये कितना फर्जीवाड़ा हो रहा है। तो मैं ये भाजपा के साथी से पूछना चाहता हूँ कि ये तो पूरी तरह फर्जीवाड़ा है, उसको तो 100% 28 वो तो पहले कर देगा राखी जी, क्योंकि अपने ही बीएलओ को जो कोई करते हैं, नहीं तो बीएलओ स्वयं अपना हस्ताक्षर करके फॉर्म को लोड करते चले जा रहे हैं। इतने दबाव में है ये लोग, तो ये तो फर्जीवाड़ा हो रहा है राखी जी। और मैंने कहा ना कि भाई सुप्रीम कोर्ट को भी स्पष्ट आदेश पहले ही दिन दे दिया जाना चाहिए था कि आप आधार कार्ड को मान लीजिए, मतदाता पहचान पत्र को मान लीजिए। अगर ये आदेश माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हो जाता तो मैं समझता हूँ कि करीब इस समस्या का समाधान हो जाता। लेकिन अब चूंकि मामला 28 को फिर सुनवाई होगी और चुनाव आयोग ने अपने हलफनामा में दे भी दिया है कि हम आधार कार्ड और मतदाता पहचान पत्र को मान लें, ये मेरे लिए अनिवार्य नहीं है, बहुत अनिवार्य नहीं है। तो आप सोच सकते हैं, आप पास राखी जी, आप पासपोर्ट मांगते हैं कि पासपोर्ट अगर है तो आप दे दीजिए, तो पासपोर्ट को बनाने का आधार क्या है राखी जी? आधार कार्ड लेते हैं तब पासपोर्ट जाके बनता है। तो ये तो मतलब पूरी तरह इसने एसआईआर को मतलब एक ऐसा साजिश किया है केंद्र की सरकार ने बिहार में, ताकि बहुत सारे गरीब लोगों का वो नाम वोटर लिस्ट से यूं ही खत्म हो जाएगा, ताकि उसके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं। ठीक है संजय जी, एक सेकंड रुकोगे? हाँ। मैं एक सेकंड लूंगा जल्दी से। राखी और बहुत सारे हमारे जो भाई हैं बिहार के पिछड़े दलित अकलियत वाले, वो अगर अपना फॉर्म दे भी देते हैं बीएलओ को, तो क्या जरूरी है कि बीएलओ सरकार के दबाव में उस फॉर्म को फाड़ करके नहीं फेंक देंगे? फिर चुनाव हो जाएगा, चुनाव के बाद कहेगा भाई आपका नाम, आपका पेपर दे ही नहीं पाए थे। पेपर देने के बाद क्या रिसीविंग देता है बीएलओ कि मैंने आपको ये पेपर दिया? वो तो देता नहीं है बीएलओ, सिर्फ पेपर लेता है, दस्तखत करा के लेता है। अब बाकी खुद भी दस्तखत करके अपलोड करते चला जा रहा है। कल को किसी भी का मतदाता में नाम नहीं आएगा, वो वोट नहीं दे पाएगा। ये तो एक बड़ी गंभीर साजिश है केंद्र की सरकार का बिहार में चुनाव में अपनी सरकार जबरन बनाने की एक साजिश है।
लेकिन राखी जी, बिहार के मतदाता पिछड़े दलित अकलियत काफी जागरूक है। भाजपा के एनडीए के इस साजिश को बिहार में हमारे राष्ट्रीय जनता दल आदरणीय तेजस्वी यादव जी जो हमारे नेता है और हम लोग जो आरजेडी के या इंडिया महागठबंधन के थोड़ा जल्दी समर्थक से, लोग हाँ, हैं, ठीक है। इसके इस साजिश को सफल नहीं होने ठीक देंगे है, राखी जी। चलिए ये संजय जी, आपकी मैं रोकूंगी। निपुण जी हमारे साथ जुड़ गए हैं काफी देर बाद। निपुण जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? निपुण जी, एसआईआर को लेकर काफी बवाल है, सत्र में भी हंगामा हुआ और सत्र में तो इस तरीके से हंगामा हो गया कि स्पीकर को भी इस तरीके से बोल दिया गया कि सदन बाप का नहीं है, और ये वो मतलब जो बातें आई, ओवरऑल सिनेरियो इसको लेकर बिगड़ता जा रहा है। इसका क्या कंक्लूजन एक निकलता देखते हैं? मेरा मानना ये है कि हमारे जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन इंस्टीट्यूशन हैं चुनाव आयोगों को तो अगर हम सब रूप से ही ले देंगे तो क्या करते हैं कि हमारा संविधान और हमारा लोकतंत्र जो है वो जीवित रहेगा। अगर हम अपने संविधान की जीवित करने की बात करते हैं, लोकतंत्र की हम बात करते हैं कि हमारा लोकतंत्र जो है फले फूले उसके संस्थाओं को इंडिपेंडेंटली काम कर और देखिए कोई एक्सरसाइज होती है तो उस एक्सरसाइज को होने से पहले खड़े कर देना सरकार के दबाव में। अभी मैं पूर्ववर्ती जो मेरे से बोल रहे थे उनको मैं सुन रहा था, तो कहते कि सरकार के दबाव में, फिर तो सरकार के दबाव में तो चुनाव आयोग तो पूरा काम करेगा, जो आरोप अधिकारी है तमाम से अधिकारी तो सरकार के दबाव में काम करेंगे, फिर तो सरकार चुनाव भी नहीं पाएगा करेंगे। इससे तो क्या होगा कि जनता के मन में भी संवैधानिक संस्थाओं को लेकर एक भ्रम और एक संशय क्रिएट होगा। तो ये भ्रम तो ठीक ही नहीं है, संशय तो ठीक ही नहीं है खड़ा होना, अगर का भ्रम बनता है संस्थाओं के लिए। ऐसा नहीं मैं मानता हूँ कि लोकतंत्र और संविधान दोनों के लिए मैं मानता हूँ क्या नए परिकर सरकार को। निपुण जी, आपकी आवाज बहुत ब्रेक हो रही है सर, मैं प्रॉपर आपको सुन नहीं पा रही हूँ, इसलिए मुझे रोकना भी पड़ेगा क्योंकि दो मेहमानों की प्रतिक्रिया आनी है और आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर नहीं है, बहुत ज्यादा बीच में नॉइज भी आ रहा है, बहुत ब्रेक हो रही है आवाज। दीपक जी, अपनी बात रखिएगा जल्दी से। जी, मैं आपको एक एएनआई का आज का एक सोर्स है, देखिए मेरे पास है, मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। मानसून सेशन ऑफ पार्लियामेंट ऑन एसआईआर इलेक्शन, जेडीयू एमपी गिरधारी यादव सेज इलेक्शन कमीशन has no practical knowledge. It neither knows the history nor the geography of the Bihar. It took 10 days me to collect all the documents. My son stays in America. तो आप ये मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ, ये ऑफिशियल है एएनआई का, मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। आप जो वाकई में जो जनता की कंसर्न्स हैं, अगर आप हर चीज को, विपक्ष की बात जो जेन्युइन बात है उसको हटा देंगे, आप समझ के चलिए जो वास्तविकता जो आप जमीन के पर आप देखेंगे, आज मानसून का सीजन है, जिस समय ये सब कुछ चल रहा है, आप देखते हैं कई जगह पानी भरा हुआ है, कई जगह ट्रांसपोर्टेशन की दिक्कत है, कई जगह लोग पहुंच नहीं पाते, बहुत सारी समस्याएं हैं। और प्रवासी जो स्टेट से गए हैं उनकी भी कंसर्न्स हैं। आप हर चीज को अगर डिफेंस करके कि नहीं जो हम कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कर रहा है, चुनाव आयोग भी बिल्कुल ठीक कर रहा है, सवाल इस बात का है कि एक व्यवस्था होती है, उसमें सुनवाई का अधिकार होता है। आप अगर जो ये प्रक्रिया चल रही है और उसके बाद में चुनाव, उसका आप अगर गैप देखेंगे बहुत कम है। आप अगर पहले के कभी किसी इंसिडेंट्स का कोट करते हैं कि पहले भी ऐसा हुआ था, प्रक्रिया हुई थी, तो उसके अंदर चुनाव में और इस प्रक्रिया में काफी लंबा गैप रहा होगा। लेकिन आज के समय में अगर कोई, मैं कहता हूँ एक वोटर भी अगर छूट जाता है तो क्या आज लोकतांत्रिक व्यवस्था में उस वोटर के अधिकार का हनन नहीं होगा? केवल ये बात मैं कहना चाहूंगा। जगनारायण जी, अपनी बात रखिएगा जल्दी से। जगनारायण जी, चलिए। उनको बुलाए थे लेकिन हम थे दूसरे जगह, अभी हमको फोन किया कि आइए ना, तो अभी आए तो बोले कि निकले हुए थे, तब बड़े सवेरे आए। जगनारायण जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? नहीं, चलिए, शायद जगनारायण जी हमारे साथ नहीं जुड़े हैं। खैर, समय भी हो गया है। देखिए, एक बात को समझना पड़ेगा,
SIR को लेके जो भी बवाल चल रहा है, इसका एक सॉल्यूशन क्या होता है, अच्छे से बातचीत हो जाए, अच्छे से बहस हो रही है वो भी कर लीजिए, सॉल्यूशन निकले। लेकिन अब इसका सॉल्यूशन तो देखिए वहां इलेक्शन में धरातल पर ही दिखेगा, जिसका रिजल्ट सिर्फ जनता देगी, बाकी तो कोई बात नहीं निकलती। हाँ, विपक्ष का मन है और विपक्ष का अधिकार है इस पर सवाल उठाने का, तो वो सवाल उठा रहे हैं, लेकिन जो पब्लिक डोमेन में मैसेज जा रहा है वो अच्छा नहीं है। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए, वोटर वेरिफिकेशन की बात हो रही है और एक बात और भी समझना पड़ेगा कि इस वेरिफिकेशन को लेकर जितनी भी बातें अब तक सामने आई हैं, इनको आगे चल के सिनेरियो क्या दिखता है। कुछ ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिनकी सदन में चर्चा हो रही है, उस पर हंगामा भी हो रहा है, लेकिन हंगामा होते होते, डिस्कशन होते होते जो सिनेरियो आज एक जिस भाषा का इस्तेमाल किया गया, जिसको लेकर स्पीकर की नाराजगी आई, तो अभी तो काफी दिन बचे हैं। यदि ऐसे ही चलता जाएगा तो आप तो और एक मैसेज जनता के बीच में दे रहे हैं कि जब माननीय सम्मान करना ही नहीं जानते तो आवाज उठाना क्या जानेंगे। तो बहुत सारी चीजें हैं जिस पर बहुत गौर करने की जरूरत है। चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।